नमस्कार साथियों, मैं मनीष पाल आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे शेर और शेरनी और मेरे काजू कतलियों, हो जाओ तैयार। अब आपको होने वाला है सामाजिक विज्ञान से प्यार। तो भाई मेरे 9th वाले बच्चे बहुत दिनों से कह रहे थे, बार बार में मैसेज कमेंट आते थे, सर प्लीज 9th वालों को भी हिस्ट्री पढ़ा दो, सर 9th वालों को भी हिस्ट्री पढ़ा दो। तो भाई आज है ना, आज जो 9th का पहला चैप्टर है इतिहास का, कौन सा, फ्रांसीसी क्रांति, वो लेकर के आया हूं। वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है। जब वर्ल्ड हिस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, विश्व इतिहास की बात करते हैं, तो फ्रांस की क्रांति पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श बनकर के मिसाल बनती है, पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ सिखा करके जाती है। और क्या क्या हमने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में सीखा है इस फ्रांसीसी क्रांति से, वो भी हम जानेंगे। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1, फ्रांसीसी क्रांति। इस पूरे चैप्टर में भैया क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फ्लो क्या है, आप भी बिल्कुल अपनी एक ऐसी टेबल सेट कर लो जहां पे एक तरफ ग्लोब होना चाहिए, किताबें पेन बॉक्स सब कुछ, और वहां पे रोज आपका क्या है, टारगेट होने चाहिए कि भैया आज मैं ये पढ़ करके जाऊंगा। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा होता है, क्रांति की शुरुआत, फ्रांस में गणतंत्र, क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई है, दास प्रथा का उन्मूलन, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो ये सभी जो है ये हमारे क्या है, पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पर आज का हमारा टारगेट क्या है, आज के टारगेट को जानते हैं। बिल्कुल ये टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं। और आज के हमारा टारगेट क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानेंगे, फ्रांसीसी समाज कैसा है उस समय वो जानेंगे, राजकोष खाली क्यों हुआ और राजकोष होता क्या है वो भी जानेंगे, 3 ई स्टेट कौन कौन से, जीने का संघर्ष और दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव क्या हुआ है उस समय में, वो भी हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सबसे पहले तो जब भी बात हिस्ट्री की आती है तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग किताबें करते हो बंद और आंखें बंद कर करके बिल्कुल सो जाते हो, पूरी तरीके से नींद आ जाती है। आपके स्कूल वाले क्या करते हैं, आपकी किताबें खुलवाते हैं, रीड कर बेटा, तू रीड कर, फिर उससे रीड करवाएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर देते हैं। हमें रटना बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस दिन से सामाजिक विज्ञान आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एक ही बात बार बार मैं कहता आ रहा हूं, आपको रटाऊंगा नहीं। वापस बोलो, आपको रटाऊंगा नहीं। भैया ये हिस्ट्री है, क्या है, हिस्ट्री है। आज तक आप लोग क्या बोलते थे, हिस्ट्री बोलते थे। अब मनीष सर के स्टूडेंट हो, मनीष सर के काजू कतली हो, आज का हिस्ट्री कोई भी नहीं बोलेगा। ये हिस्ट्री है ही नहीं, ये क्या है, ये हाई स्टोरी है। वर्ड को तोड़ो और अपने आप को उससे जोड़ो। वर्ड को जोड़ा, हाई स्टोरी, स्टोरी मतलब कहानी। और कौन सी कहानी भैया, ये वही कहानी है जो आप हमेशा कहीं ना कहीं सुनते हुए आए होंगे। इतिहास हमें कहानियों के बारे में बताता है, देश दुनिया में क्या हुआ है वो हमें बताता है, और इन्हें मैं भी आपको सिर्फ और सिर्फ कहानियों के बारे में ही बताऊंगा। ये कहानियां ही है जो चलती हुई आ रही है। और हमें यहां पर जो ये हाय है, ये क्या है, दोस्ती का संकेत है। हमें फ्रेंडशिप करनी है, किससे करनी है, कहानियों से दोस्ती करनी है, इन कहानियों के बारे में जानना है। और कहानी में हमेशा एक मोरल होता है। क्या होता है, मोरल होता है, शिक्षा आती है ना आखिरी में, और वो शिक्षा हमें ग्रहण करनी है। वो शिक्षा हमें ग्रहण करनी है और सीखना है कि हमने इतिहास में क्या गलती करी है, हमने पुराने समय में क्या गलती करी, उन गलतियों से हमें क्या सुधार करना है और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यही हमें इतिहास सिखाता है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमें इतिहास जो हाई स्टोरी है वो बहुत कुछ सिखाता है। आज से सिर्फ और सिर्फ आप क्या है, हाई स्टोरी बोलेंगे। आपको ना रटने की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ कहानियों की तरह समझिएगा और आप आने वाले समय में आप भी 10th क्लास के बोर्ड टॉपर बनेंगे। पर अभी 9th में आप अपने स्कूल में बिल्कुल टॉपर बनेंगे। फ्रांसीसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में होती है, ठीक है। ये फ्रांसीसी क्रांति क्यों हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात इसको ध्यान रखिएगा। सिर्फ और सिर्फ एक शब्द में हम लोग खत्म करते हैं, ये फ्रांसीसी क्रांति हो रही है लोकतंत्र के लिए भी। फ्रांसीसी क्रांति हो रही है लोकतंत्र के लिए। तो बोले सर लोकतंत्र के लिए हो रही, तो अब भी क्या है, राजतंत्र से लोकतंत्र की लड़ाई है भैया। राजतंत्र से लोकतंत्र की ये लड़ाई है। आप लोगों ने पूरी पॉलिटी की किताब में, पहले चैप्टर में पॉलिटी की किताब में आपने पढ़ा था लोकतंत्र की जरूरत क्यों है। हमने उसमें देखा था लोकतंत्र में हजारों खामियां हैं, बहुत सी बुराइयां हैं लोकतंत्र में। परंतु आप इतिहास जब पढ़ेंगे, आप हाई स्टोरी जब पढ़ेंगे ना, जब महसूस करेंगे कि लोकतंत्र की मांग पूरी दुनिया ने करी है, ये बाकी सभी व्यवस्थाओं से अच्छा है। फ्रांस की क्रांति होने के पीछे सबसे पहला जो कारण है वो यही है कि वो राजतंत्र से लोकतंत्र चाहते हैं। वो राजा का शासन नहीं चाहते, वो जनता का शासन चाहते हैं, जनता की व्यवस्था चाहते हैं। तो अब बताओ फ्रांस की क्रांति में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, लोगों के बारे में पढ़ेंगे। आप भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं, और पढ़ना भी इंसानों के बारे में है। तो अरे बुद्धू, फिर बोरिंग कहां से हुआ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। फ्रांस की क्रांति हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस राजतंत्र को हटाने के लिए और लोकतंत्र लाने के लिए। इस फ्रांस की क्रांति में मैं आपको बताऊंगा कि जो
रेन ऑफ टेरर है, आतंक का जो समय चला है वो क्या है, कौन था रॉबिस्पियर, रॉबिस्पियर की सामाजिक भूमिका क्या थी वो जानेंगे, और दुनिया के सबसे एक महान व्यक्तियों में से नेपोलियन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। वो नेपोलियन जो सच में एक, अगर आपको बड़े सपने देखने ना तो वो नेपोलियन से सीखने चाहिए। वो इंसान कभी हार नहीं माना साहब, वो आज प्रभात में चढ़ गया, वो इंसान हार नहीं माना। वो रूस के बिल्कुल माइनस के टेम्परेचर में चढ़ गया, वहां पे हार नहीं माना साहब। ये हम लोग फ्रांस की क्रांति में जानेंगे। ये फ्रांस इतना इंपॉर्टेंट है भैया, ये फ्रांस जब जब कुछ भी काम कर रहा है ये पूरी दुनिया को प्रभावित कर रहा है। और इस फ्रांस से 3 नारे ऐसे निकलेंगे, वो 3 नारे कौन कौन से हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये तीनों वो नारे हैं जो भैया हमने भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अपनाए हैं, और हमने फिर बाद में यही तीनों शब्द हमारे संविधान में भी लिखे हैं कि सब क्या है, स्वतंत्र है, आजाद है, सबके साथ समानता होगी और बंधुत्व, सब में भाईचारा होगा, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये जो तीनों शब्द हमें मिले हैं ना भैया, ये फ्रांस की क्रांति से ही हमें मिले। ये संदेश पूरी दुनिया को फ्रांस ने दिया था कि समानता होनी चाहिए, बंधुत्व का, भाईचारे की भावना होनी चाहिए। तो ये फ्रांस जो है, अब फ्रांस की जो क्रांति है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको काम आएगी। जब आप 10th में भी पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ोगे तब भी आपकी शुरुआत है ना, यूरोप में भी, मतलब पूरा यूरोप एक जो महाद्वीप है उसमें भी एक केंद्र बना हुआ है फ्रांस, पूरा केंद्र बना हुआ फ्रांस। और आप ये चीज देखेंगे कि नेपोलियन के समय में पूरा यूरोप है ना फ्रांस को हराने के लिए जुटा हुआ है। ये नेपोलियन की ताकत है, ये फ्रांस की ताकत है। और ड्यूक मेटरनिक जैसे इंसान को यह कहना पड़ा कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरी दुनिया को सर्दी जुकाम होता है। मतलब अगर फ्रांस में कोई गतिविधि हो रही है तो वो पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। ये फ्रांस की ताकत थी। और जानते हैं अब फ्रांस की क्रांति शुरुआत कैसे होती है। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 की सुबह पेरिस में। आपको रटना कुछ भी नहीं है, सिर्फ बातें हैं, कट टू क्रश जो चीज होती है। आपको किताब का सब कुछ नहीं पर बहुत कुछ मैं आपको पढ़ा करके जाऊंगा। 14 जुलाई 1789 क्या है भैया? 14 जुलाई 1789 1789 को क्या होती है? इस क्रांति की आगाह होती है, शुरुआत। इस क्रांति का एक जो भय था कि ऐसा होगा वो शुरू हो जाता है। कहां पर होता है? पेरिस में होता है। एक जनसेना का गठन, 7000 मर्द और औरतें, एक जनसेना, जन मतलब जनता और सेना, जनता की सेना क्रिएट करी गई। उसमें कौन थे? मर्द भी थे और औरतें भी थी। 7000 लोग थे उसमें। ये 7000 लोग क्या करते हैं? ये बास्तिल का किला, यहां पर क्या है? एक खबर आती है कि भैया यहां से क्या है, यहां पर हमारे लिए हथियार छुपाए गए हैं, हमें मारने के लिए, जनता को मारने के लिए बड़े बड़े हथियार छुपाए गए हैं। कैदियों को, हमारे वो 7 ही कैदी होते हैं इनके, उन 7 कैदियों को बंद कर रखा है, उनके साथ शोषण हो रहा है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। इसलिए जब वो खबर उठती है, वो खबर आग की तरह फैलती है और फिर आग की तरह ही इस बास्तिल किले को बिल्कुल ढा दिया जाता है। और ये इस बास्तिल किले के प्रति लोगों के मन में इतनी घृणा होती है, इतनी नफरत होती है कि जब वो किला ढाया जाता है ना साहब, उसकी एक एक ईंट उठा करके लोग क्या है अपने घरों में लेकर के जाते हैं और संजो करके रखते हैं कि निरंकुश राजा का हम लोगों ने क्या है अंत कर दिया, उसकी शक्तियों का हम लोगों ने अंत कर दिया। अब क्या होगा? अब हमारे फ्रांस में लोकतंत्र होगा, पर वो इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। बास्तिल किले की जेल को तोड़ डाला, बास्तिल का कमांडर मारा गया और कैदी छुटा लिए गए। अब ये जो 7 मैंने ब्रैकेट में लिखा है, कितने कैदी थे? 7 ही कैदी थे, उन कैदियों को छुटा लिया गया। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का प्रतीक था बास्तिल किला। तो निरंकुश शक्तियों का प्रतीक, निरंकुश, अंकुश क्या होता है? कंट्रोल करना। अंकुश का मतलब होता है कंट्रोल करना, कि भाई आप किसी चीज पे कंट्रोल कर सकते हो। ये निरंकुश था राजा, उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसके जो मन में आती थी वो वही करता था, जनता को बहुत परेशान करता था, बहुत दुखी करता था जनता को। तो जो उसकी निरंकुश शक्तियां थी, उसको जब बास्तिल किला टूटा तो उसके साथ साथ उसकी निरंकुश शक्तियां भी टूट गई। उसका प्रतीक था बास्तिल किला कि हाँ भैया क्या है, ये निरंकुश शक्तियों का प्रतीक है। जब वो टूटा तो लोग बहुत खुश हुए, लोगों ने बहुत जश्न मनाया। इस ध्वंस को बतौर स्मृति चिन्ह रखा गया। जो ध्वंस जो पूरा ढा दिया गया बास्तिल किले की जेल को, तो उसकी जो एक एक स्मृति चिन्ह, उसकी ईंटें, उसके पत्थर लोग ले जा करके क्या स्मृति चिन्हों में यादगार में रख रहे हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियां जब देखेंगी तो देखेंगी कि हाँ भैया ये बास्तिल किला हमारे पूर्वजों ने तोड़ा था और हमें राजतंत्र से लेकर के लोकतंत्र में लाए।
अब आते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज। देखो फ्रांसीसी समाज कैसा है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, पर वो 18वीं सदी के उत्तरार्ध मतलब जो 18वीं सदी का मतलब क्या है, सबसे पहले जब 18वीं का बात करें तो आप 1701 से शुरू करेंगे और 1800 में लेकर के जाएंगे। ये चल रही है 18वीं सदी। जैसे कि आज हम लोग कहते हैं 21वीं सदी, तो 2021 चल रहा है, ना कि 21 2021 भी चल रही है। जैसे हम लोग भी तो कहते हैं जो मेरी जन्म तारीख है, मेरा जो जन्म का साल है वो 20वां साल चल रहा है, 15वां साल चल रहा है, 5वां साल चल रहा है, पूरा नहीं हुआ। तो 20वीं शताब्दी चल रही है अभी, 21वीं शताब्दी चल रही है अभी। उसी प्रकार से जो 18वीं शताब्दी है वो 1701 से लेकर के 1800 तक की है। तो इस 1700 उत्तरार्ध में बोला, उत्तरार्ध का मतलब यह है कि 1750 के वाला बाद के वाला जो दौर है, लेट वाला है, उसे हम क्या कहते हैं, उत्तरार्ध कहते हैं। उसमें फ्रांसीसी समाज की स्थिति क्या है वो भी जानेंगे, और पर उससे पहले ये जान लें कि वहां पर राजा कौन है, वो राजा कौन है और क्या है। सन 1774 में बूर्ब राजवंश का लुई 16 राजा बना 20 साल की उम्र में। देखो 1774 में, और क्रांति कब हो रही है, 1789 में। पर क्या आपको यह लगता है कि क्रांति एक दिन का नतीजा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्रांति लाने में समय, धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आई होगी, अवेयरनेस आई होगी, फिर जाकर के क्रांति हुई है। 15 सालों बाद क्रांति हो रही है, पर यह राजा क्या है, इंसान राजा बना। 1774 में बूर्ब राजवंश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो बूर्ब राजवंश बोलेंगे। और कौन सा राजा था फ्रांसीसी क्रांति के समय, कौन राजा था? लुई 16 राजा था। ये रहा लुई 16 राजा। मुझे तो बिल्कुल जोकर लगता है। इनके कपड़े देखो, इनकी ड्रेसिंग स्टाइल, अरे भाई कहां से लाते हो तुम लोग ऐसे कपड़े? हाँ, ऐसे तो मतलब हम लोग पहन कर तो सोते भी नहीं है। अरे कैसे हैंडल करते हो? हम हमारे राजा महाराजाओं को देखो, ऐसा गहना है ना, बिल्कुल गलत इंसान बन। तो 20 साल की उम्र में क्या है, राजा बन गया। अब राजा बना है तो शादी वादी भी करेगा, और शादी ऐसे छोटे मोटे इंसान से तो करेगा नहीं। तो भैया बिल्कुल इसने भी क्या है, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी को बोला चलो शादी करेंगे, तो उससे शादी करेगा। रानी, अब रानी मतलब जो इसकी वाइफ बनेगी वो रानी, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी। देखो राजकुमारी क्या होती है, किसी राजा की जो बेटी होती है उसे हम राजकुमारी कहते हैं। तो जो ऑस्ट्रिया का राजा था ना, उसकी राजकुमारी थी मेरी एंटोइनेट। ये रही मेरी एंटोइनेट। इन्होंने क्या कर लिया, इनसे विवाह कर लिया, इनसे विवाह कर लिया। अब विवाह कर लिया तो भाई साहब देखो, पहली बात तो क्या है कि औरत चाहे कहीं की हो, खर्चे बहुत होते हैं भाई, मेकअप भी चाहिए और ये भी चाहिए वो भी चाहिए। फिर ये ठहरी पहले से राजकुमारी, और उसके बाद अब फ्रांस के राजा की लुगाई, तो भैया खर्चे तो होंगे, तो इसलिए खर्चे तो सहन करने पड़ेंगे, चाहे आप कुछ पहनो या ना पहनो। पर औरत को तो पूरा ऐसा किट चाहिए मेकअप का। और अब इनको तो देख के लग भी रहा है कि मेकअप का किट चाहिए होगा, इनको तो बिल्कुल चाहिए, बहुत 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 ही सुंदर है तो किट चाहिए। अब इनका खर्चा संभालने के लिए भी है ना, दुविधा में कौन आ गए, राजा जी आ गए। भैया खूब खर्चा करवाती थी, बाहर से विदेशों से तो बढ़िया बढ़िया कपड़े मंगवा रही है, हाँ बढ़िया बढ़िया मेकअप के सामान मंगवा रही है। और इन्होंने क्या करा, राजा को डुबा दिया राजा को डुबा दिया। जो राजकोष था ना, मतलब जहां राजकोष का मतलब है पूरा जो पैसे की व्यवस्था संभलती, जितना भी पैसा था उस पूरे महल का, जो भी पूरी उनका था, सारा पैसा हमारी रानी जी ने कर दिया गायब। तो ऐसी भी क्या काम की शादी ठीक है ना, क्यों नुकसान कर रहे हो, क्यों बर्बाद होने के तो लेते। राजा जी 20 साल की उम्र में जोश जोश में तो राजा बन गए, और उसके बाद फिर शादी कर ली, तो अब इनका क्या है, राजकोष और भी खाली हो जाएगा। अब जो राजकोष खाली होने के कारण, पर देखो अकेली बेचारी रानी ने तो राजकोष खाली नहीं कराया, और भी कारण थे। तो राजकोष क्यों खाली हुआ वो देखो। सबसे पहला युद्ध, तो फ्रांस के क्या है, युद्ध बहुत चलते थे। देखो फ्रांस और ब्रिटेन, ये दोनों के दोनों ही क्या है, फ्रांस और ब्रिटेन ये दोनों के दोनों ही है ना, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी रहे, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स हैं। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते कि वहां पर ये है, मतलब जहां ब्रिटेन है ना, वहां कोशिश ये होगी कि फ्रांस उनको हराने की कोशिश करे। भारत में भी फ्रांस और ब्रिटेन दोनों एक साथ रहे, पर ब्रिटेन ने फ्रांस को हरा दिया। ब्रिटेन की जो सबसे मजबूत पावर रही है ना, वो रही है नेवी। नेवी का मतलब आप समझते होंगे, नौसेना, जो पानी में जो सेना होती है उसे हम लोग नेवी कहते हैं। ब्रिटेन की बहुत पावरफुल थी नेवी, क्योंकि ब्रिटेन खुद एक द्वीपीय देश है, द्वीपीय समूह है, वो चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो उसको सबसे ज्यादा मजबूती किसकी जरूरत है, नेवी की। उनकी नेवी बहुत हाई सुपर टेक नेवी थी, बहुत गजब की नेवी थी उन लोगों की, अच्छी टेक्नोलॉजी, सब कुछ बहुत बेहतरीन था।
इसलिए जब वो भारत में भी थे तो भारत प्रायद्वीप पे 3 तरफ पानी से घिरा हुआ, उन्होंने नेवी से कवर ओवर कर करके बहुत तगड़ा क्या है फ्रांस को डिफीट करा। तो इसी प्रकार से काफी युद्धों में फ्रांस का बहुत पैसा जाता था। वर्साई के विशाल महल के शान शौकत के लिए, तो जो वर्साई का महल था, विशाल महल था, उसके शान शौकत, ठीक है, उस पर भैया खूब पैसा खर्च करते थे ये लोग, खूब पैसा लगाते थे, उसको बिल्कुल सजा धजा करके, फिर अपने भी शौक है भैया, राजा जी हैं, शौक बड़ी चीज होती है। देखो ये तो जैसे युद्ध के लिए मैंने आपको दिखाई, ये वर्साई का महल आपको दिखाया है, तो युद्ध क्या है, युद्ध नहीं, शौक बहुत बड़ी चीज होती है। अमेरिका के 13 उपनिवेशों को साझा शत्रु ब्रिटेन से आजाद कराया। तो अमेरिका की कहानी एक बिल्कुल अलग है। तो जो वहां के 13 उपनिवेश थे जहां पे ब्रिटेन ने शासन कर रखा था, उनको ब्रिटेन से आजाद करवाया। अब देखो मतलब क्या है ना, ये है दूसरे की भलाई के चक्कर में खुद बर्बाद हो गए। अमेरिका को आजाद कराया, सोचा कि अमेरिका बाद में हमें सारा युद्ध का पैसा देगा। अमेरिका ने बोला भाग यहां से, कुछ ही नहीं देंगे हम लोग, हमारे पास कुछ ही नहीं है, कुछ भी नहीं। तो अमेरिका को सपोर्ट क्यों करा कि भाई ब्रिटेन है, ब्रिटेन को हराना है, चाहे कैसे भी हो, हम लुट जाए, हम भिखारी बन जाए, पर ब्रिटेन को हराना है। तो ब्रिटेन को हराने के चक्कर में इनकी और भी स्थिति खराब हो गई। 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज हो गया। लिवरे वहां की क्या है, पहले की करेंसी है। लिवरे पहले वहां की करेंसी हुआ करती थी, फिर 1794 में आकर के लिवरे को क्या है बंद कर दिया गया। वहां की मुद्रा है, जैसे हमारी रुपए है ना, वैसे उनकी लिवरे थी उस समय। कर्जदाता ने 10% ब्याज की मांग करने लगे थे। अब जो कर्जदाता जिन्होंने पैसा दिया था फ्रांस की सरकार को, राजा को, शासन को, वो 10% ब्याज, मतलब एक तो क्या है समय के साथ कर्जा बहुत बढ़ता जा रहा है और उसके ऊपर ब्याज भी बढ़ा दिया आप कर्जदाताओं ने, तो क्या हो गया, दिक्कत वाली बात हो गई। अब कर्ज को चुकाने, अब देखो कर्ज को चुकाने के लिए भी पैसा चाहिए, थोड़ा बहुत पैसा धीरे धीरे पैसा निकलता जाए तो वो अच्छी बात है। नियमित खर्चों, तो मतलब जो रेगुलर खर्चे होते हैं, जैसे कि सेना के रखरखाव, तो वह सेना के लिए भी क्या है, हथियार चाहिए उनको भी खूब खाने पीने के लिए, तो उसमें राज दरबार, पूरे दरबार में इतना सजावट हो रही है, इतना खर्चा पानी हो रहा है, वो सरकारी कार्यालय और विश्वविद्यालय के लिए चलाने के लिए, तो वहां के जो कार्यालय हैं, ऑफिस है, विश्वविद्यालय है, उनको चलाने के लिए भी इनको पैसा चाहिए। सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। अब जब जब क्या होगा कि सरकार पे बर्डन बढ़ेगा, चाहे वो आज की सरकारें हो या राजतंत्र हो, जब जब सरकार पे बोझ बढ़ेगा तो सरकार क्या करेंगी, कर बढ़ाएगी। ठीक है, कर क्या होता है, टैक्स। टैक्स क्या होता है, टैक्स देखो एक ऐसा कंपलसरी पेमेंट है, मैं वापस मेरी बात सुनिएगा, कंपलसरी पेमेंट है जो आपको सरकार को करना है। कंपलसरी का मतलब है अनिवार्य है, वो देना ही पड़ेगा, वो पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा। सरकार पूछ नहीं रही देना चाहते हो मनीष जी, वो नहीं सर, फिर बोलेंगे चुपचाप पेमेंट करो, वो कंपलसरी है, वो देना जरूरी है। तो इस प्रकार से जब भी सरकार पे बर्डन बढ़ता है तो क्या है, कर बढ़ाती है, टैक्स बढ़ाती है और क्या है, पैसा लोगों से लेती है। अब ये टैक्स कितना किस पर होता है वो भी हम लोग जानेंगे। 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज में केवल तीसरे स्टेट के लोग ही कर अदा करते थे। अब ये 3 स्टेट क्या है और तीसरा स्टेट ही कर अदा क्यों कर रहा है वो भी देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, ये राजा ने हाथ फैला लिए, बोले दे दे पैसे, और वो पैसा दे रहा है और ये पीछे महल है तो बोले पैसे देते जाओ। अब आ जाओ फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेट को जानते हैं। 3 स्टेट का मतलब यहां पर है 3 वर्ग है, यहां पे 3 वर्ग है। ठीक है, जैसे कि हमारे देश में भी वर्ण व्यवस्था होती थी, भाई सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्राज। ठीक है, ऐसे था। उसी प्रकार से यहां पे भी 3 स्टेट है, 3 वर्ग है। वो 3 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहला वर्ग है पादरी वर्ग। पादरी वर्ग क्या है, जो क्या होगा, क्रिश्चियनिटी में पूजा पाठ का काम करता है। ठीक है, तो ये जैसे पादरी है, जैसे जिन्हें हम लोग फादर्स कहते हैं, तो पादरी है जो चर्च को संभाला करते थे। दूसरे लोग हैं कुलीन वर्ग के लोग। कुलीन वर्ग के लोग हैं मतलब बहुत हाई फाई लोग हैं। इसमें मेनली क्या है, जो जमींदार जिसे हम लोग मानते हैं, जमींदार जिनके पास बहुत बड़ी बड़ी जमीनें होती हैं, बहुत अमीर है, राजा के संपर्क में है। तो ये जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग है बहुत कम है, इनकी जनसंख्या वहां पे बहुत कम है। इनकी रिश्तेदारी भी आसपास के लोगों में हो गई कि हाँ भाई पड़ोस में उसकी बेटी रहती है, इसको उसके साथ शादी करवा दो, उसके साथ शादी करवा दो, बढ़िया इनका जीवन चल रहा है, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे बड़ा एक जन्म के साथ इन्हें विशेषाधिकार है। ठीक है, जैसे कि जो भी व्यवस्था है पूरी दुनिया में जहां जहां पे बनी, चाहे हमारे देश में वर्ण व्यवस्था हो, यहाँ पे 3 स्टेट की ये व्यवस्था हो, सभी में जो ऊपरे वाले वर्ग है उनको क्या है, कुछ विशेषाधिकार मिले हुए, जन्म के साथ विशेषाधिकार मिले हुए। ठीक है, तो इनको भी विशेषाधिकार, सबसे बड़ा जो विशेषाधिकार ये था कि भाई आपको कभी भी कर नहीं देना पड़ेगा, आपको टैक्स कभी भी नहीं देना पड़ेगा। नहीं, पादरी भी खूब कमाता है, कुलीन वर्ग वाले भी खूब कमा रहे हैं, पर इनको टैक्स कभी भी नहीं देना है। फिर टैक्स देगा कौन? तीसरा वर्ग। अब तीसरे वर्ग में कौन है? बड़े व्यवसायी, बहुत कोई बड़े बिजनेसमैन है वो, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि। जैसे ये वकील भैया है, इनका तो मुंह ही उतर गया, बोले कहां से दो कि टैक्स, पैसा ही नहीं है। किसान और कारीगर, छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर, मतलब जो बिल्कुल आम जनता जिसे हम लोग कह सकते हैं, आज की भाषा में हम आम जनता जिसे
कहते हैं कि आम जनता है, ये आम जनता यहाँ पे क्या है, तीसरे स्टेट में है। और ये बात भी मैं आपको बता दूं, इस आम जनता में से किसान की जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, और इस किसान को ही क्या है, कर भी बहुत ज्यादा देना पड़ता है। टैक्स जो है ये तीसरा वर्ग ही देगा, ये तीसरा स्टेट ही देगा। और ये क्यों दे रहा है, ये व्यवस्था वहां पर हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। पर मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं सामाजिक सुधारों में, कि स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे ना वो दबती जाएगी, पर जिस दिन उछाल कर आएगी वो आपके चेहरे पर ही मारेगी। अगर आप जितना दबाओगे, जितना किसी पे शोषण करोगे ना, वो जब तक सहते रहेंगे, पर जिस दिन वो उठ करके ऊपर आएंगे ना, उस दिन देश में बहुत बुरी स्थिति पैदा होगी। यही बात यहां पर फ्रांस में हो रही है। इन लोगों ने समय के साथ, एक समय तक इन्होंने क्या है, बर्दाश्त करते रहे कि भाई ठीक है, दे देंगे, कर दे देंगे, पर कितना हमारे खर्चे नहीं निकल रहे, हम आपको कर कहां से दे दे, तो यहां पे बहुत बड़े इश्यू खड़े होंगे। फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का अंग था। सामंती व्यवस्था है फ्यूडलिज्म जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। सामंती व्यवस्था का मतलब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जमींदारों का जमीन पे अधिकार होना, और वो सारा का सारा पैसा किसानों से ले लेते। जमींदार सिस्टम हम लोग भी देखते हैं भारत में। प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग सन 1789 से पहले ही होता था। प्राचीन राजतंत्र, जो ये राजतंत्र हम लोग शब्द इस्तेमाल करेंगे, ये 1789 से पहले का ही शब्द है, उसी से पहले ही यूज होता था, उसके बाद में नहीं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। तो जैसे किसान हैं, 90% क्या थे, किसान थे। मतलब 90% जो आबादी है वो तीसरे स्टेट की है, और पर टैक्स उन्हीं को सबसे ज्यादा देना पड़ रहा है। लेकिन जमीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। ये जमीनों के मालिक कौन थे, कुलीन वर्ग के जो लोग हैं, जो जमींदार हैं, ठीक है, वो लोग क्या थे, इसके ज्यादा मालिक थे। पादरी वर्ग के लोग हैं वो ज्यादा मालिक थे, तीसरे स्टेट के लोग नहीं। लगभग 60% जमीनों पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था। तो जो अमीर लोग हैं ना, वो देखो 90% जनसंख्या किसकी है, किसानों की है, पर 60% भूमि पे या जिन पे अधिकार हो किसका, कुलीन वर्ग का और चर्च के जो पादरी है उनका। तीसरे स्टेट में जो अमीर लोग हैं उनके कुछ ही परसेंटेज पर ज्यादा पादरी और कुलीन वर्ग के लोग हैं। कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्म प्राप्त थे, जन्मजात उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त थे, जिसमें से एक मुख्य कौन सा था कि भाई आपको कर नहीं देना है, आपको टैक्स नहीं देना है। प्रिविलेजेस, ठीक है, प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार पर उन्होंने टिक कर रखा है कि विशेषाधिकार उन लोगों को मिले हुए हैं। और ये विशेषाधिकार ही क्या है, सोसाइटी को गर्त की तरफ बहुत बुरी स्थिति में लेकर के चले जाते हैं। ये विशेषाधिकार ही क्या है, गलत है। तो ये विशेषाधिकारों के कारण ही क्या है, क्रांति का जन्म हो रहा है धीरे धीरे। करों से छूट, इनको शुरुआत से ही करों से छूट होती है, आपको किसी प्रकार कर नहीं देना। किसानों से सामंती कर वसूल करता था। अब देखो, अब यहां पर देखना, कर की व्यवस्थाओं को आपको बहुत ध्यान से समझना है। जो कर की व्यवस्था है फ्रांस में, वो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले किसानों से सामंती कर, ये सामंती कर ले कौन रहा है, कुलीन वर्ग के लोग। ये कौन ले रहा है, कुलीन वर्ग के लोग ले रहे हैं। और ये जो सामंती कर है ये टोटल 1/10 है। भाई आप जितना भी उगाओगे ना, उसका 1/10वां भाग आप हमें दोगे, ठीक है। मतलब आपने 100 रुपए कमाए तो आप 10 रुपए हमें दो, आपने 1000 कमाए तो आप 100 रुपए हमें दो। तो ये सामंती कर कौन ले रहा है, कुलीन वर्ग के लोग ले रहे हैं। मतलब तुम कुछ करो भी मत, है ना, मेहनत भी हम करें, तुम्हारे लिए खाना भी उगाए हम, तुम्हें खाना भी खिलाए हम, तुम्हारी सेवा भी हम करें, और फिर तुम्हें टैक्स और दे ऊपर से, ठीक है। ये स्थिति वहां पे। तो कुलीन वर्ग सामंती कर ले रहा है। किसानों अपनी स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए बाध्य थे। आप किसान देखो क्या है, कुलीन वर्ग के लोगों को टैक्स तो दे ही रहे हैं, उसके अलावा उनकी सेवा भी कर रहे हैं। और कभी भी उनके खेतों में काम करना पड़ता था, वो काम करना पड़ रहा है। उनके घर में कोई काम पड़ रहा है, वो घर का भी काम करो। सैन्य सेवाएं, सेना की भी रक्षा भी तुम ही करो, देश की सेना की सेवा भी तुम ही करोगे। सड़कों के निर्माण, मतलब जो भी बाकी बचा कुचा काम है वो सारा का सारा वहां पे किसान कर रहा है। और उसके बावजूद वो इतना टैक्स दे रहा है जितनी की उसकी इनकम नहीं है। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा टाइट धार्मिक कर के रूप में वसूलता था। अब देखो किसने ले लिया, कुलीन वर्ग ने ले लिया। कुलीन वर्ग कौन सा ले रहा है, सामंती कर ले रहा है। और अब चर्च ले रहा है। तो चर्च में कौन है भैया, पादरी। पादरी वर्ग भी टैक्स ले रहा है। किससे ले रहा है, किसानों से ले रहा है। क्या नाम है, टाइड, ठीक है। टाइड करके ये क्या है, चर्च इनसे टैक्स ले रहा है, मतलब ये भी क्या है, उनको पैसा दे। ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को तो कर चुकाना ही होता था। अब क्या है, मतलब आप कुलीन वर्ग को भी दो, आप पादरी वर्ग को भी दो, और उसके बाद जो बचे हैं वो सरकार को तो आपको टैक्स देना ही, क्योंकि सरकार को तो सब देते हैं, तो तुम भी दो।
इन करों में टाइल, प्रत्यक्ष कर और अनेक अप्रत्यक्ष कर आते थे, और जो सरकार को दे रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? टाइल कहा जाता है। यहां पे एक शब्द आया प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में क्या डिफरेंस होता है? देखो, प्रत्यक्ष कर का मतलब डायरेक्ट, ठीक है, प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है? देखो, जैसे आज मैं हूं, ठीक है, जैसे एक क्या होता है, मैंने इनकम है, मैंने सरकार से इनकम ली, पैसा आया मेरे पास, अब इस पैसे पे मुझे टैक्स देना है। मैंने जैसे मान लो साल के 5 लाख रुपए कमाए, मैंने साल के क्या करे 5 लाख रुपए कमाए, अब मेरा जो टैक्स बनता है ना वो कितना है? 50,000 है, तो मैं 50,000 इसमें से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। बचे कितने? 4.5 लाख। तो मुझे साल की मेरी इनकम कितनी आई है? 4.5 लाख, पर आई कितनी थी? 5 लाख। तो जो 50,000 कटे वो मुझे पता चल गया कि हाँ भाई मेरी जेब हल्की हो गई, 5 लाख मिलने थे पर 50,000 सरकार ने ले लिए, 4.5 लाख मिले। मतलब ऐसा कर जिसका बोझ भी भरने वाले पे ही आता हो। समझ रहे हैं आप? जिसका बोझ भी क्या है? भरने वाले पे आता हो। भैया मेरी इनकम थी 5 लाख पर मुझे मिले 4.5 लाख, 50,000 कहां गए? सरकार के पास गए। कहा किसकी जेब से कटे? मेरी जेब से कटे। बोझ किसके ऊपर आया? मेरे ऊपर आया। मुझे पता चल गया ना 50,000 ढीले हो गए, भैया गया, खत्म, टाटा बाय बाय, पैसा खत्म, बात खत्म। अब आ जाते हैं अप्रत्यक्ष कर पे। अप्रत्यक्ष कर क्या होता है? जैसे कि आप बहुत से सामान खरीदते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप नमक की थैली भी खरीद रहे हैं, नमक की थैली पर भी लिखा हुआ आता है 20 रुपए इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा हुआ है ना, उसमें लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, भैया सारे करों को मिलाकर के ये 20 रुपए। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 20 रुपए हैं, इस 20 रुपए को बनाने वाले ने, जिस भी कंपनी ने उसको बनाया, मान लो वो 12 रुपए में वो बन गई होगी, 3 रुपए उसने प्रॉफिट मान लिया अपना, उसके बाद 5 रुपए, 3 रुपए सरकार को टैक्स दे दिया और 2 रुपए ट्रांसपोर्टेशन का आने जाने का खर्चा, सब कुछ मिलाकर के वो 20 रुपए की हो गई। ये जो 3 रुपए यहां तक भरे हैं, ये 3 रुपए जो टैक्स वाले हैं, ये सरकार को किसने दिए हैं? आपने दिए क्या? आपने दिए क्या? नहीं दिए ना। किसने दिए? जिस कंपनी ने बनाया उसने सरकार को दिया है। जिस कंपनी ने बनाया उसने सरकार के पास 3 रुपए भेज दिए कि साहब हमने 100 थैली बनाई थी नमक की, 3 रुपए के हिसाब से ये 300 रुपए पकड़ो। 300 रुपए किसने भेजे हैं? सरकार के पास, कंपनी के निर्माता ने भेजे हैं। पर ये कटेंगे कहां से? कटेंगे किससे? हमारी जेब से। कटेंगे कहां से? हमारी जेब से कटेंगे ना, क्योंकि जब मैं 20 रुपए की नमक की थैली, मैंने तो इतना ध्यान लगाया नहीं ना उसमें टैक्स है, पर जो निर्माता है उसने तो बोल दिया भैया 20 रुपए दे देना, पर उसमें 3 रुपए जो उसने भरे उसने हैं, पर कटे किसके? हमारी जेब से, क्योंकि ये 3 रुपए वो हमसे ले लेगा, ये 3 रुपए वो हमसे ले लेगा। यहां पर क्या था? सरकार ने डायरेक्ट हमसे 50,000 रुपए काट लिए, मुझे पता चल गया कि हाँ मेरे कट गए, ठीक है। और अब यहां पर क्या है? यहां पर दिए उसने हैं, सरकार को उसने भरे, पर उसको हम दे देंगे, तो गया किसका? हमारा गया ना, हमारे पैसे गए ना, तो 3-3 रुपए करके अब कटवा देते। मतलब आप एक सिंगल चीज भी खरीदते हैं, आप 5 रुपए का पेन भी खरीद रहे हैं, तो भी उस पर भी टैक्स है, उस पर भी हम लोग टैक्स भर रहे हैं। तो आप भारत की भूमिका में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, और इसीलिए भारत का भविष्य है आप लोग। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर में हमेशा इतना बात याद रखना, आपके ऊपर बोझ आएगा, जब कटेगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरे इनकम कट गई, और जब नहीं पता चले 20 रुपए ले 20, पता ही नहीं है मैं। और अप्रत्यक्ष कर ज्यादा कर क्या है? सामानों पे लगते हैं, जो भी सामान आप खरीदते हो उसका एक्चुअल में जो निर्माता होता है वो दे देता है, पर हमसे लिया जाता है। जैसे कि अब आप कभी बहुत बार कोचिंग भी आप ज्वाइन करते होंगे, ठीक है, तो अब कोचिंग वाला आपसे बहुत बार क्या होता है, आप बोल देते हैं भैया हम आपसे क्या है साल के 20,000 रुपए लेंगे। अरे भाई अब आप क्यों लोग, बाप रे कोचिंग वाला इतना लूट रहा है, 20,000 रुपए लेगा साल के। अब भाई 20,000 रुपए ले रहा है, पर उसमें यह बात ध्यान रखना, वो 18%, हमारे इंडिया में एजुकेशन के ऊपर टैक्स जो है वो 18% टैक्स है, वो 18% टैक्स है। ऐसा भी हो सकता है मैं आपको बोल दूं कि हाँ भाई ठीक है आप 10,000 रुपए तो मुझे दे देना, और उसके साथ साथ 18% टैक्स लगाओ 10,000 का, 180 रुपए और ऊपर दे देना, क्योंकि सरकार को भेजूंगा ना, मुझे सरकार को भेजना है। तो टैक्स एजुकेशन पे भी लग रहा है, 18% टैक्स क्या है लग रहा है। ओके, तो इस प्रकार से क्या है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे ये देखो, ये जो 2 लोग हैं, ये लोग टैक्स के नीचे दबते जा रहे हैं, और ये जो टैक्स ले रहा है वो बिल्कुल तैयार है कि हाँ और लिया और आने दो, पैसा आने ही आने दो।
इस प्रकार राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। तो अब जो सारा का सारा बोझ है वो कौन वहन कर रही है, कौन उठा रही है, जनता उठा रही है। और जनता में भी कौन, जो तीसरा स्टेट है, जो तीसरा वर्ग है, वही क्या है, ये सारा का सारा बोझ उठा रहा है। और तीसरे वर्ग में कौन है, विशेष करके किसान जो है वो। अब आते हैं जीने का संघर्ष, किस प्रकार से जीने का संघर्ष वहां पर हुआ। अब मेरी बात बहुत ध्यान से एक बात सुनिएगा। देखो, जिस प्रकार से राजकोष खाली हुआ, राजकोष क्या हो गया, बिल्कुल खाली हो गया, माइनस में चला गया। अब राजकोष खाली हो गया है तो क्या है, खर्चे बढ़ गए, खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा बढ़ा है मतलब हर चीज में महंगाई भी बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ रही है तो अब राजा तो, सरकार तो क्या कर सकती है, सिर्फ कर बढ़ा देती है। और वो कर जो लेंगी वो किससे लेंगी, जो तीसरा वर्ग है उससे वो कर लेंगी। और ये जब कर लेंगी तो बहुत बुरी स्थिति इन लोगों की हो जाएगी। तो उसमें जीने का संघर्ष आता है कि इन लोगों को किस प्रकार से जीने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सबसे पहले जनसंख्या में वृद्धि, 1715 से लेकर 1789 तक जनसंख्या में बहुत भयंकर वाली वृद्धि होती है। 2.3 करोड़ के करीबन, 2.3 करोड़ के करीबन जनसंख्या होती है फ्रांस में 1715 में। और फिर यह बढ़कर के 2.8 करोड़ हो जाती है। मतलब काफी जो जनसंख्या है वो वृद्धि हुई है। और जब जनसंख्या बढ़ती है, हमेशा बात याद रखिएगा, हमारे पास संसाधन सीमित है, लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास है। जब जनसंख्या बढ़ रही है तो रिसोर्सेज तो उतने ही है, उतने ही लोगों को हम खिला सकते हैं, उतने ही लोगों को हम पिला सकते हैं, पर रिसोर्सेज तो हमारे पास उतने ही, पर जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जब जनसंख्या बढ़ी तो अनाज उत्पादन की मांग में वृद्धि, कि भाई ज्यादा से ज्यादा क्या करो, अनाज का उत्पादन करो, क्योंकि खाना तो है। और अभी अनाज का उत्पादन कौन करेगा, किसान करेगा। अनाज का उत्पादन कौन करेगा भैया, किसान करेगा। तो किसान करेगा तो तुम इसी से तो कर ले रहे हो, तो तुम्हारे लिए उत्पादन भी करे, है ना, और तुम इसे टैक्स भी सबसे ज्यादा यही दे, पागल समझ रखा है क्या। तो अनाज में उत्पादन की मांग बढ़ेगी। पाव रोटी की कीमत में वृद्धि, पाव रोटी वहां का एक सबसे लोकल खाद्य फूड है। जैसे हम लोग गेहूं की चपातियां हैं, ऐसी चीजें हमारे लिए लोकल है, ठीक है। चावल हो गए, ये हमारे लिए नॉर्मल है, हमें चाहिए, खाद्य फूड है हमारा, हमें नॉर्मल है। हमें पिज्जा बर्गर ये ना मिले कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर हमारे लिए चपाती इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से हमारे पाव रोटी की कीमतों में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब कीमतों में वृद्धि हो रही है मतलब महंगाई। हम लोग समझते ही क्या है कि जब कीमत बढ़ जाए, जब कीमत बढ़ जाए, जब किसी चीज की प्राइस बढ़ जाए तो वही क्या है, महंगाई है। और बिल्कुल ये महंगाई यहां पर होने लगी। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती गई, ठीक है। तो अब अमीर तो क्या, बहुत अमीर, भाई पादरी वर्ग कुलीन वर्ग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जो भी फर्क पड़ रहा है वो गरीब वर्ग को पड़ रहा है। गरीब वर्ग में कौन है, तीसरे वर्ग के जो लोग हैं वो। सूखे या ओले से स्थितियां और बदतर हो जाती थी। और जब कभी मान लो सूखा आ जाता, अकाल पड़ जाता था, और कभी बहुत भयंकर बाढ़ आ जाती थी, ओले पड़ने लग जाते थे, फसलें खराब हो जाती थी, तो और भी स्थिति क्या है, बेकार हो जाती थी। रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता था। अब क्या है, जब अकाल पड़ गया, सब कुछ बुरी स्थिति हो गई, तो रोजी रोटी का संकट हो जाता, लोगों के लिए खाने के लिए भी लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था। उभरते मध्य वर्ग ने विशेषाधिकारों के अंत की कल्पना की। अब देखो, उभरता मध्य वर्ग, अब क्या है, धीरे धीरे क्या है, मध्य वर्ग उभरेगा, मध्य वर्ग आएगा। ये मध्य वर्ग क्या है, एक ऐसा मध्य वर्ग है जिसके पास क्या है, थोड़ा बहुत पैसा भी है और ये लोग शिक्षित भी है। हमेशा दो बातें ध्यान रखिएगा कि जो क्रांति होती है, जो क्रांति होती है ना, क्रांति दो प्रकार के लोग ला सकते हैं। पहला तो शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या कहते थे, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षित होना बहुत जरूरी है। आप शिक्षित हो जाओगे तो आप खुद के ऊपर जोर जुल्म नहीं सहोगे, आप अत्याचार नहीं सहोगे, और ना किसी के ऊपर करोगे। तो एक तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, आप किसी भी आंदोलन को देख लो, कोई भी क्रांति देख लो भैया, कभी भी है ना, जो क्रांति करता है वो मध्य वर्ग का ही आदमी करता है। ये मध्य वर्ग का आदमी के पास, क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत पैसा उसके पास होता है, थोड़ी बहुत रकम उसके पास होती है। अब आप बोलोगे कि सर अमीर क्रांति नहीं कर सकता क्या? चलो मान लिया गरीब तो नहीं कर सकता। देखो, अमीर इसलिए क्रांति नहीं करता क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं। कभी सुना है कि अंबानी साहब, अडानी साहब भाई सब सड़कों पर उतरेंगे कल सारे बिजनेसमैन सड़कों पर उतरेंगे? नहीं उतरते, कभी नहीं उतरेंगे। यहां पे पादरी वर्ग कुलीन वर्ग सड़कों पर उतरा नहीं, उतर रहा है। अमीर वर्ग करता नहीं क्योंकि उसको कोई दिक्कत नहीं है। गरीब इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि कैसे करे, पैसा नहीं है, दबा दिया जाएगा। तो अभी जो मध्य वर्ग उभर के आ रहा है ना, ये शिक्षित भी है और ये क्या है, इनके पास थोड़ा बहुत
पैसा भी है, रकम भी है। हमेशा ध्यान रखना, क्रांति ना अमीर करता है ना गरीब करता है, क्रांति जो करता है वो मध्य वर्ग का ही इंसान करता है। वही लोगों में जागृति लाता है, वो पढ़ा लिखा होता है, वो शिक्षित होता है। तो जो फ्रांस की क्रांति में है, यहां पर जो लेकर के आएंगे क्रांति, ये मध्य वर्ग के लोग ही लेकर के आएंगे। ये मध्य वर्ग बन कैसे रहा है, सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए ये है। ये वो समय हम लोग देख रहे हैं जब औद्योगिक क्रांति चल रही है, ठीक है। औद्योगिक क्रांति का दौर जब चल रहा है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब चल रहा है, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब पूरे यूरोप में फैलेगा तो उससे बहुत बड़ा प्रभाव दुनिया में देखने को मिलेगा। औद्योगिक क्रांति, नई नई टेक्नोलॉजी आएंगी, नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे, ज्यादा लोग रोजगारों की तरफ बढ़ेंगे, उत्पादन जब बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो ये उत्पादन कर कौन रहा है भैया, ये तीसरे वर्ग के लोग ही कर रहे हैं। और यही क्या है, मध्य वर्ग के रूप में आएंगे। जब उत्पादन बढ़ेगा, आय बढ़ानी पड़ेगी, लोगों की आय बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो ये लोग खुद पे खुद क्रांति की ओर बढ़ जाएंगे। तो ये जो मध्य वर्ग है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। मध्य वर्ग का उदय, सबसे पहले इसमें कौन है, व्यापारी है। इन लोग इसमें ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित करी। तो जो ऊनी और रेशमी वस्त्रों का उत्पादन कर करके इन्होंने क्या ज्यादा संपत्ति अर्जित करी। ऊनी और रेशमी कपड़ों का या तो निर्यात किया जाता था या समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद लेते थे। तो क्या कर रहे हैं, या तो उसका निर्यात कर रहे हैं, बाहर विदेशों में भेज रहे हैं, या फिर जो समृद्ध लोग होते थे, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, वो लोग क्या इनसे खरीद लेते थे, तो इनके पास पैसा आ जाता था। सौदागर वो एवं निर्माता, तो सौदागर या निर्माता, व्यापारी सभी एक ही प्रकार की बात है। प्रशासनिक सेवा व वकील, तो प्रशासनिक सेवा या वकील, जैसे कि ये दीदी वकील है, ये पढ़ाई कर रही है, तो वकील तो वैसे ही भैया कानून के मास्टरमाइंड होते हैं, तो वो लोग तो वैसे ही अत्याचार नहीं सहते। तो प्रशासनिक सेवक और वकील सभी पढ़े लिखे थे। ये जितने भी लोग हैं सारे के सारे पढ़े लिखे लोग हैं। मैंने क्या बोला, शिक्षित लोग ही क्रांति लेकर कर आएंगे। मध्य वर्ग के उद्देश्य, किसी भी समूह के पास जन्म ना विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। किसी के पास भी जन्मजात विशेषाधिकार नहीं हो कि भाई आप जन्म से इसी पादरी वर्ग में हो, कुलीन वर्ग हो, तो आप कर नहीं दो। सबसे बड़ा जो विशेषाधिकार है वो ये कि आप कर नहीं दोगे, ये टैक्स नहीं दोगे, यही इनको क्या है, दुख हो रहा है। तो विशेषाधिकार नहीं होना चाहिए। सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता हो, ठीक है। योग्यता के आधार पे क्या हो, सामाजिक हैसियत हो। अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखा है तो उस हिसाब से उसे समाज में माना जाए। एक हम बांध करके ना रखें कि भाई तू यही काम करेगा और तू जन्मजात ऐसा है, तो वो क्या होता है, वो गलत होता है, वो समाज को बांट देता है। तो एक टारगेट, एक उद्देश्य है इन लोगों का, और वो उद्देश्य, ये दो उद्देश्य इन लोगों के रहेंगे क्रांति में कि भाई ये दोनों काम हमारे होने चाहिए। और ये कौन है, ये मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, इन लोगों के उद्देश्य है कि ऐसा काम होना चाहिए। अब दार्शनिकों के विचारों का प्रभाव, देखो उस समय क्या है, कुछ दार्शनिक हुए हैं। दार्शनिक मतलब जो फिलोसोफर, जो बहुत आगे की सोच बताते हैं कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इसमें आपको दो तीन दार्शनिकों का नाम याद रखना है, जैसे रूसो है, जॉन लॉक है। ये दार्शनिक है जो क्या है, काफी प्रभाव डालेंगे। अब इनके जो प्रभाव है, आप ये बात देखिएगा, हम 1789 की बात कर रहे हैं। उस समय अमेरिका पहला लोकतंत्र बना ही बना है, और उस देश फ्रांस से ये लोग, जॉन लॉक, रूसो, इनके विचार वो पहले से ही तैयार करके बैठे हैं। वो बैठे हुए कि भैया राजा के हाथ में ही अधिकार क्यों। आप सोचो, आज तो लोकतंत्र बहुत आम बात हो गई है, पर फिर भी मैं तो कहता हूं भारत वालों के आज भी बहुत से लोगों को लोकतंत्र का मतलब ही नहीं होता है। वो उस समय में भी बात कर चुके थे कि भैया क्यों राजा के हाथ में ही पावर क्यों होनी चाहिए। ठीक है, राजा के प्रति निष्ठा होना, राजा के प्रति समर्पण होना बहुत बढ़िया बात है, पर इतनी भी क्या निष्ठा, पावर तो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। इस प्रकार के जब विचार धीरे धीरे समाज में फैलने लगे, तो उन्होंने क्या करा है, लोगों में प्रभाव लाए। उनकी किताबें जोर जोर से पढ़ी जाती थी। भाई साहब, जॉन लॉक ने ये बात, तो जो अनपढ़ भी है ना, वो भी सुनता था, अरे यार बात तो सही है, बात तो सही है। फिर वापस याद रखिएगा, क्रांति कौन लेकर के आ रहा है, शिक्षित लोग लेकर के आ रहे। कभी कॉफी शॉप पे बैठते थे, चाय की दुकानों में, चाय की थड़ियों पे बैठते थे, बात करने लग जाते थे, अरे यार ये बात है, जॉन लॉक साहब ने ये लिखा, रूसो ने ये लिखा, उसने ये लिखा, उसने ये लिखा, बात तो सही है। लोकतंत्र होना चाहिए, गणतंत्र होना चाहिए, ये राजतंत्र तो खत्म होना चाहिए। धीरे धीरे इस प्रकार से लोग पढ़ करके क्या है, समाज में क्रांति लेकर कर आएंगे। कॉफी हाउस और सैलून में गोष्ठियां, तो वहां पे मीटिंगें होने लगी, जैसे ये लोग बैठ रहे हैं किताब लेकर के, ठीक है, और ये सुन रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं सबको कि भाई ऐसा ऐसा होना चाहिए। पुस्तकों एवं अखबारों के माध्यम से प्रचार प्रसार हुआ, तो पुस्तकों और अखबारों के माध्यम ज्यादा प्रचार प्रसार कराया गया कि भैया क्या हो, राजा को अब हटाया जाए, उसकी शक्तियों को हम लोग नहीं सहेंगे। कर लगाए जाने की खबर से विशेषाधिकार वाली व्यवस्था के विरुद्ध गुस्सा भड़क गया। अब क्या हुआ, जब महंगाई हुई, अब राजकोष हो गया भैया खत्म। तो राजकोष खत्म हो गया तो पैसा तो चाहिए, रानी के खर्चे कौन उठाएगा। रानी जी वापस ऑस्ट्रिया चली गई, तो रानी के खर्चे उठाना तो बहुत जरूरी है। तो राजकोष है ना, राजकोष हो गया इनका खाली। तो अब सरकार ने बोला भाई कर बढ़ाओ। अब सबसे बड़ी दुविधा वाली बात है, कर कौन लगाएगा, तीसरे वर्ग के लोग लगाएंगे।
उन्हीं के पास है, कर तो वही देंगे। तो ये हो गए गुस्सा, बोले और भी गुस्सा। तो पहले विशेषाधिकारों की बात पे तो गुस्सा था ही, अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और बात भड़क जाएगी। इसी के साथ जो हमारा आज का लेक्चर है वो होता है कंप्लीट, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आगे की कहानी को जानेंगे। ये फ्रांस की क्रांति थी, सच में बहुत गजब है, बहुत कुछ हमें बताएगी और पूरी दुनिया को प्रभावित करेगी। आपको कैसा लगा आज हिस्ट्री का पहला लेक्चर? आप लोगों के लिए बोरिंग था, इंटरेस्टिंग था, किस प्रकार का रहा? आप जरूर बताइएगा और अपने लर्निंग शेयर को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।